मॉर्निंग बच्चों, आवाज़ आ रही है? एक बार बता दो। पार्टिसिपेंट हम जुड़ रहे हैं अभी। एक बार मैसेज कर दो, आवाज़ आ रही है तो। ठीक है, आ रही है। गुड। कुछ स्टूडेंट और आ जाने दो, स्ट्रेंथ कम है। स्टूडेंट कम है, आज सो रहे हैं क्या सारे अभी तो? आज अपन स्टार्ट करेंगे, एक छोटी सी टॉपिक है, स्प्लाइन रिप्रेजेंटेशन। स्प्लाइन रिप्रेजेंटेशन, इसको अगर बहुत नॉर्मल तरीके से समझे, क्योंकि यहाँ पर अभी आगे कॉम्प्लेक्सिटी आएगी तो कन्फ्यूज़न क्रिएट होगा। इसको बहुत नॉर्मल तरीके से समझे तो ये मानो कि कोई भी कर्व स्ट्रक्चर है ना, तो उसको मैथमेटिकली अपन डिनोट कर सकते हैं। जैसे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आपने पढ़ी होंगी, तो उससे पैराबोला वगैरह बनते थे। टू मतलब सेकंड ऑर्डर की जो इक्वेशंस होती थी मैथ्स के अंदर, तो उससे समाउ को डेवलप होते थे, पैराबोला, हाइपरबोला और सम इस तरह से चीज़ें। तो जैसे लाइन है, वो फर्स्ट ऑर्डर की है लाइन। तो लाइन में तो क्या है, स्ट्रेट लाइन में हमेशा फर्स्ट ऑर्डर की होती है, सेकंड ऑर्डर करते ही कर्व आने लग जाते हैं। ठीक है ना, इस तरह से हायर ऑर्डर पे जाए तो चीज़ें कर्व अपने चेंजेस होते रहते हैं। उसी को ही फर्दर डेवलप करें तो वो तो एक सिंपल इक्वेशंस थी। तो क्या था कि जैसे आप कर्व यहाँ देखते हैं, कार वगैरह में देखते हैं आप, कार कार की डिज़ाइनिंग में, कार के अंदर जो कर्व बने होते हैं, जैसे बोनेट पे कर्व है या उसके ग्लास मिरर पे कर्व है। नॉर्मली जो भी डिज़ाइनिंग में कार का डिज़ाइन अलग अलग कर्व के साथ बनता है ना, तो वहाँ पर ये स्प्लाइन कर्व्स यूज होते हैं, और ये सारे कंप्यूटर ऑटोकैड से बनते हैं। तो ऑटोकैड जो है बैक एंड पे इसकी स्प्लाइन की मैथ्स यूज करती है उस कर्व को डिज़ाइन करने के लिए। मतलब फ्रंट एंड पे तो क्या होता है कि आप जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप चीज़ें दिखती हैं। कोई भी अगर ऑटोकैड है, क्योंकि वो मैनुअली कोई भी, जैसे ज़रूरी नहीं कोई इंजीनियर सीखे, नॉर्मली कोई भी करता है, तो उसमें क्या होता है कि फ्रंट एंड पे तो आप कोई भी कर्व जस्ट डिज़ाइन कर लेते हैं, लेकिन कंप्यूटर को तो कर्व नहीं, मैथ्स चाहिए। तो बैक एंड पे जो मैथ चलती है उसकी, वो स्प्लाइन कर्व्स की होती है। ठीक है, तो ये छोटा सा इसका एक डेमो। इस चीज़ को उठाया कैसे स्टार्टिंग से, मतलब तो एक जस्ट ये डायग्राम देखो।
जहां पर ये डॉट्स हैं, एक बार ये देखो, ये जो डॉट्स हैं, ये क्या है कि पहले कारपेंटर वगैरह जो होते थे पुराने टाइम पे, वो क्या करते थे कि ये पैग्स होते हैं छोटे छोटे, मतलब कहीं फिट करने के लिए पैग्स होते हैं, इनको फिट कर देते हैं अगर टेबल पे, पिन मान लो, सिंपल। तो इनके बीच में से एक स्ट्रिप होती है, स्ट्रिप लकड़ी की, तो वो पतली सी एक स्ट्रिप होती है और उसको सेट करते हुए इस तरह से, तो एक कोई भी बोलो कर्व बनाते थे, ठीक है। तो ये पैग्स होते थे, तो उनको यूज करते हुए कोई भी कर्व वो डेवलप करते थे। तो ये जो कर्व है ना, ये जो पैग्स है, ये कहलाते हैं कंट्रोल पॉइंट्स, क्योंकि इनको अगर हम कंट्रोल पॉइंट्स को, पिंस को ऊपर नीचे कहीं पर भी करेंगे तो ऑब्वियस है कि वो जो आपका कर्व है वो कर्व चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसका एक बेसिक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है इस कर्व का, ठीक है ना। तो स्टार्टिंग यहाँ से हुई थी कि एक आपके नॉर्मली जो कारपेंटर्स वगैरह थे पुराने टाइम में, तो वो इस तरह से कर्व डेवलप करते थे, फिर फर्दर आज के एज में वो कंप्यूटर से डेवलप होती है, और वो जैसे नॉर्मली डिज़ाइनिंग में यूज़ होती है, उसका एप्लीकेशंस आपको कार, एयरक्राफ्ट्स, इन सब के जो डिज़ाइंस होते हैं वहाँ पर यूज़ होती है। तो ये बेसिक इसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है। अब इसका थोड़ा सा मैथमेटिकल एस्पेक्ट देखते हैं। मैथमेटिकल एस्पेक्ट मतलब इसकी थ्योरेटिकल क्वेश्चन क्या है जो आज के समय में है। तो स्प्लाइन कर्व इज ए फ्लेक्सिबल स्ट्रिप यूज्ड टू प्रोड्यूस ए स्मूथ कर्व, जो अभी बताया था, ठीक है ना। फ्लेक्सिबल स्ट्रिप, small weights are distributed among along the length of the strip to hold in the position of the drafting table as the curve is drawn। वही जो अभी मैं बता रहा था, वही चीज कि स्मॉल वेट्स जो पैक्ड होते हैं या पिन होते हैं, तो स्मॉल वेट्स होते हैं और उसको लेंथ के अकॉर्डिंग पूरा स्ट्रिप की लेंथ पे उसको पैक्स को लगा देते हैं। The spline curve refers to any section curve formed with a polynomial sections satisfying specified continuity conditions at the boundary of the pieces। अब यहाँ से चीजें शुरू हो गई मैथ्स वाली, पॉलिनोमियल आ गया ना, ये आ गया। यहाँ तक तो पुराने टाइम का वो था कि ऐसे डेवलप करते हैं, ये होता है वो होता है। अब यहाँ से उसका कर्व का मैथ शुरू हो गया कि पॉलिनोमियल सेक्शंस जो है एक पर्टिकुलर कंडीशन को, कंटिन्यूटी कंडीशन जो आगे अपन डिस्कस करेंगे थोड़ा सा, तो उसको अगर सेटिस्फाई करता है तो वो स्प्लाइन कर्व कहलाता है, और उसके अकॉर्डिंगली डिफरेंट टाइप के स्प्लाइन कर्व्स होते हैं। Spline surface can be described with the two set of orthogonal spline curve। दो अगर ऑर्थोगोनल आपके पास स्प्लाइन कर्व है तो उनसे आपका स्प्लाइन सरफेस बन जाएगा, ठीक है। ये नॉर्मल इसके इंट्रोडक्टरी पार्ट है, और मैंने बताया अभी कैड एप्लीकेशंस में यूज होता है, वहाँ से स्टार्ट मतलब मैथमेटिकली अपन यूज करते हैं। और वही चीज़ ऑटोमोबाइल्स, एयरक्राफ्ट, स्पेसक्राफ्ट, इन चीज़ों की डिज़ाइनिंग के काम आ जाता है। फिर इसमें टर्म आती है इंटरपोलेशन एंड अप्रोक्सीमेशन स्प्लाइंस। अब यहाँ पर छोटा सा क्या है, ये डायग्राम से इजीली क्लियर हो जाएगा कि स्प्लाइन को बनाना है तो कंट्रोल पॉइंट्स चाहिए, ठीक है ना। तो कंट्रोल पॉइंट्स क्या हो गए अपने मैथ्स में, सेट ऑफ कोऑर्डिनेट्स, पोजीशन, कोई उसकी पोजीशन होगी, सेट ऑफ कोऑर्डिनेट पोजीशंस, ये आपके कंट्रोल पॉइंट्स हैं। और वो कहाँ पर हैं, ये पर्टिकुलर डायग्राम में देखें तो ये रहे, ठीक है। ये आपने कंट्रोल पॉइंट्स बना रखे हैं, और इस कंट्रोल पॉइंट से जब कर्व गुजरेगा तो उस कर्व के गुजरने को मतलब ड्रॉ करने को कहते हैं इंटरपोलेशन, ठीक है। क्या कहते हैं, इंटरपोलेशन। तो इट्स सेड टू बी इंटरपोलेट द सेट ऑफ कंट्रोल पॉइंट्स, ठीक है। तो कंट्रोल पॉइंट से जब हमने उसको कनेक्टिविटी दी तो वो कहला गया इंटरपोलेशन ऑफ द कंट्रोल पॉइंट्स। तो यहाँ पर पीस वाइज कंटिन्यूस
पॉलिनोमियल आपको चीजें नजर आ रही हैं। पीस वाइज इसलिए कहते हैं कि एक जैसे दो पॉइंट्स हैं, दो कंट्रोल पॉइंट्स, तो इनके बीच में जो भी आपका वो है कर्व है उसको एक पीस बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये एक पीस हो गया, ये एक पीस हो गया, ये एक पीस हो गया, तो पीस वाइज कंटिन्यूटी, ठीक है ना, क्योंकि एक जहां पर खत्म हुआ है वहीं से दूसरा शुरू हुआ है, तो इसलिए बोलते हैं पीस वाइज कंटिन्यूटी, ठीक है। और अगर ये कर्व एग्जैक्टली उस पॉइंट के ऊपर से ना गुजरे एग्जैक्टली, तो वो कहलाता है अप्रोक्सीमेशन ऑफ द कर्व, ठीक है ना, जो कि यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा सेकंड एग्जांपल में। तो यहाँ पर देखो एग्जैक्ट नहीं है, अप्रोक्सीमेशन है। तो जब एग्जैक्टनेस होती है तो इंटरपोलेशन कहलाता है, और जब साइड से अपन उस चीज को कंट्रोल पॉइंट से बिल्कुल टच ना करते हुए साइड से निकालते हैं तो वो अप्रोक्सीमेशन कहलाती है। अप्रोक्सीमेट कर रहे हैं उस चीज को, ठीक है ना। अप्रोक्सीमेट वर्ड ही बताता है कि एग्जैक्ट ना होके साइड से। तो interpolation curves are designed are used to digitize design drawing and to or to specify animation paths। तो वही चीज है कंप्यूटर ग्राफिक्स के अंदर यूज हो रहा है, पर्टिकुलर एनिमेशन पाथ्स। किस तरह से मान लो कोई कार्टून है आपका, वो दौड़ रहा है तो जिगजैग मैनर में कुछ दौड़ रहा है, वो तो आपने उसको ऐसे दिखा दिया वो जिगजैग मैनर में दौड़ा, लेकिन ये जिगजैग मैनर कंप्यूटर को थोड़ी समझ में आता है, कंप्यूटर को मैथ समझ में आती है। तो ये जिगजैग भी तो कुछ पाथ है। तो यहाँ पर क्या होगा कि एक पीस वाइज कंटिन्यूटी मिलेगी। ये यहाँ पर कंट्रोल पॉइंट्स होंगे, बैक एंड पे चलता है, जैसे एनिमेशन सॉफ्टवेयर लोगे तो वहां पर अगर कोई नॉर्मली एनिमेशन सीख रहा है तो उसको ये चीज नहीं डिसाइड करनी एनिमेशन सॉफ्टवेयर काम कैसे कर रहा है बैक एंड पे, उस इंजीनियरिंग को डिसाइड करना है ये, ठीक है ना। जो भी मान लो कंप्यूटर इंजीनियर बना रहा है तो वो उस चीज को डिसाइड करेगा कि अंदर ये चीज बैकएंड पे मैथमेटिकली कैसे फॉर्म होगी। तो ये पीस वाइज कंटिन्यूटी होगी, यहाँ एक गया, यहाँ एक गया, और फिर यहाँ गया, फिर यहाँ गया। तो ये पीस वाइज कंटिन्यूटी, ये हो गए आपके कंट्रोल पॉइंट्स जहां से वो चीज चेंज हो रही है। अब ये कैसे चेंज हो रहा है, थोड़ा सा इसमें मैथ्स है, थोड़ा सा भी आगे देखते हैं कि यहाँ पर आपके डिफरेंशियल डेरिवेटिव्स वो लगते हैं, तो उसके रेफरेंस में बोलते हैं पीस वाइज कंटिन्यूटी, ठीक है। फिर एक टर्म है कॉन्वेक्स हल। कॉन्वेक्स हल क्या है कि जहां उभार दिखता है आपके उसके अंदर पॉइंट्स के रिगार्डिंग। तो यहाँ पर देखो पॉइंट्स जो हैं आपके एक उभार लेके आए P2 P1, ठीक है। यहाँ पर आप देखो P2 P1 और कर्व उसके अंदर डिजाइन हो रहा है। तो इस तरह से जो है, अब ये जो चीजें आपको अलग से दिख रही होंगी, बाकी ये क्या है डेरिवेटिव्स है, हायर डेरिवेटिव्स है, उससे बनाया हुआ है, इसलिए ये अलग तरह से दिख रहा है कि ये पॉइंट्स पे से ना गुजर के साइड से नीचे नजर आ रहे हैं, ठीक है ना। तो इसलिए उसमें ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी दिख रही है, बाकी है उस तरह से नहीं, अपन सोचे तो है दिखती है, तो बाकी मैथमेटिकली नहीं है वो, ठीक है। अभी देख थोड़ा सा नीचे पता लग जाएगा आपको। पैरामेट्रिक कंटिन्यूटी कंडीशन for a smooth transition from one section of piecewise parametric curve to the next, various continuity conditions are needed at the connection points। अब ये पैरामेट्रिक इक्वेशन से उस चीज को डिस्क्राइब करना चाह रहे हैं, फिर उससे आपकी कंटिन्यूटी निकलेगी। ये पैरामेट्रिक इक्वेशन डिफाइन कर दी ने कि x इक्वल्स टू एक्स यू, y इक्वल्स टू वाई यू, z इक्वल्स टू जेड यू, वेयर u लाइज बिटवीन u1 एंड u2। ये इसके बॉर्डर पॉइंट्स होंगे कुछ। तो ये पैरामेट्रिक इक्वेशंस जो होती हैं आपकी पुरानी मैथ्स के अकॉर्डिंग वो चीजें। अब इसको फर्दर जब ये इक्वेशंस अपनी सेट कर दी तो उसके बाद फिर ये कंटिन्यूटी डिफाइन करते हैं। देयर इज अ कंटिन्यूटी ऑफ जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर एंड सेकेंड ऑर्डर, और फर्दर भी होती है। तो यहाँ पर क्या है, जीरो ऑर्डर कंटिन्यूटी में क्या हो रहा है, मीन्स दैट कर्व मीट, मैथमेटिकली विशेष चीज नहीं हो रही, मीन्स दैट कर्व जस्ट मीट, एक दूसरे से जुड़े हैं उस पर्टिकुलर पॉइंट पे, ठीक है। और उनमें एक फ्लो दिखेगा आपको, कंटिन्यूअस फ्लो दिखेगा। अगर फ्लो दिख रहा है तो वो जीरो ऑर्डर आपका पैरामेट्रिक कंटिन्यूटी आएगी, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली रेस्पेक्टिवली द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई जेड आर इवेल्युएटेड एट
u1 फॉर द नेक्स्ट कर्व सेक्शन, मतलब एक पॉइंट जो है खत्म हुआ तो उसी पॉइंट पे से दो कर्व निकल रहे हैं ना, जैसे डायग्राम आगे है वैसे मैं ड्रॉ नहीं करता, आगे है वो डायग्राम। फर्स्ट ऑर्डर में जो चीज है आपकी यहाँ पर देखो, फर्स्ट ऑर्डर में क्या कह रहा है कि फर्स्ट पैरामेट्रिक डेरिवेटिव ऑफ द कोऑर्डिनेट फंक्शंस इन इक्वेशन ए, ऊपर वाली इक्वेशन, ठीक है, फॉर टू सक्सेसिव कर्व सेक्शन आर इक्वल एट देयर जॉइनिंग पॉइंट। अब ये क्या कह रहा है कि फर्स्ट ऑर्डर आपने पढ़ा हो तो dy बाई dx ओवर dy, इस तरह से पढ़ा है, dy ओवर dx वो डिफरेंशियल इक्वेशन। तो फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट, फिर अगर उसका डबल डिफरेंशियल कर दें तो सेकंड ऑर्डर बनती थी, ठीक है ना, आपने इंजीनियरिंग मैथ्स में भी पढ़ा होगा शायद, होता तो वो चीज है। तो फर्स्ट ऑर्डर अगर डेरिवेटिव आपका वहां पर कंटिन्यूअस है, ठीक है ना, C1 कंटिन्यूटी मींस फर्स्ट ऑर्डर पैरामेट्रिक डेरिवेटिव्स, ये इसका इस पैरामेट्रिक इक्वेशन का ऑफ द कोऑर्डिनेट फंक्शन इन इक्वेशन फॉर टू सक्सेसिव कर्व्स आर इक्वल, ठीक है ना, दोनों ऑर्डर इक्वल हैं ज्वाइनिंग पॉइंट पे, तो वो कहलाएगी फर्स्ट ऑर्डर पैरामेट्रिक कंटिन्यूटी। ऐसे डबल डिफरेंशियल कर दें उसका और वो इक्वल हो तो वो कहलाएगी सेकंड ऑर्डर पैरामेट्रिक कंटिन्यूटी, ठीक है। ये देखो फर्स्ट ऑर्डर, बोथ बोथ चाहिए इसमें, बोथ फर्स्ट ऑर्डर एंड सेकंड ऑर्डर पैरामेट्रिक डेरिवेटिव्स ऑफ टू कर्व्स sections are equal at their intersection। यहाँ पर ये चीजें हैं, ये देखो ये पीस वाइज कंटिन्यूस के एग्जांपल दिए हुए हैं। तो फर्स्ट में देखो जस्ट कर्व जीरो ऑर्डर पे क्या है, जुड़ा हुआ है पॉइंट पे, यहाँ पर हमने डेरिवेटिव नहीं निकाला, जस्ट जुड़ा हुआ है दो कर्व, ठीक है ना, तो ये जीरो ऑर्डर कंटिन्यूटी होगी। अब यहाँ पर देखो कि फर्स्ट ऑर्डर कंटिन्यूटी जहां पर ये दो कर्व हैं, एक कर्व ये हो गया और एक कर्व ये हो गया, यहाँ पर इनका कंट्रोल पॉइंट है, यहाँ से जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पर इनका अगर डेरिवेटिव निकालें दोनों कर्व का, डेरिवेटिव एग्जैक्टली क्या होता है, टेंजेंट होता है किसी भी कर्व पे, ठीक है ना। तो वो चीज है कि यहाँ पर निकाला हमने, तो इसका जो टेंजेंट जाएगा, मतलब मैथमेटिकली तो डेरिवेटिव है, और इसका जो टेंजेंट जाएगा वो दोनों उस पर्टिकुलर पॉइंट पे सेम होंगे, तो यहाँ पर ये कहलाते हैं फर्स्ट ऑर्डर कंटिन्यूटी। ऐसे ही सेकंड ऑर्डर में फर्स्ट और सेकंड दोनों डिफरेंशिएशन यहाँ पर उसका सेम जाएगा इस पॉइंट पे, तो वो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, ये चीज है। तो इस अकॉर्डिंगली आपकी कंटिन्यूटी सेट होती है। फिर एक आता है ज्योमेट्रिक कंटिन्यूटी कंडीशन। ज्योमेट्रिक कंटिन्यूटी कंडीशन में उससे जस्ट थोड़ा सा एडवांस कह लो या अलग कह लो, to specify conditions for geometric continuity is an alternative method for joining two successive curved sections। इसमें क्या है कि एग्जैक्ट ना देख के अपन प्रोपोर्शनैलिटी देखते हैं। यहाँ पर देखो आप सेकंड पॉइंट में, द पैरामेट्रिक डेरिवेटिव्स ऑफ टू सेक्शंस शुड बी प्रोपोर्शनल। वहां पर क्या था, पहले वाले में इक्वल था, ठीक है, और यहाँ पर क्या है प्रोपोर्शनल। अगर प्रोपोर्शनल है तो ज्योमेट्रिक कंटिन्यूटी मानेंगे उसको कि ज्योमेट्रिक कंटिन्यूटी है वहां पर, ठीक है। देखो क्लियर लिखा हुआ है, इंस्टेड ऑफ इक्वल टू ईच अदर, तो इक्वल ना हो और प्रोपोर्शनल हो। प्रोपोर्शनल जैसे रेशियोज निकालते हैं प्रोपोर्शनलिटी के, ठीक है ना, तो वो प्रोपोर्शनल आ जाता है, तो वो वाली चीजें हैं। ऐसे ही फर्स्ट ऑर्डर में भी इक्वल ना हो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, प्रोपोर्शनल हो, तो वो फर्स्ट ऑर्डर ज्योमेट्रिक कंटिन्यूटी कहलाएगा, ठीक है। ऐसे ही सेकंड ऑर्डर ज्योमेट्रिक कंटिन्यूटी में वही चीज कि फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर पैरामेट्रिक जो डेरिवेटिव्स है आपका दोनों का, वो प्रोपोर्शनल हो एट देयर बाउंड्री, ठीक है, इक्वल ना हो। तो पहले जो डिस्कस कर रहे थे हम इक्वल पे कर रहे थे, और यहाँ पर जो डिस्कस किया है ज्योमेट्रिक कंटिन्यूटी में वो प्रोपोर्शनल का किया है। तो यहाँ पर देखो इसके एग्जांपल्स कुछ इस तरह से निकल जाते हैं।
तो पैरामेट्रिक कंटिन्यूटी में ये देखो जो एग्जांपल्स दे रखे हैं, सारे नहीं दे रखे इसमें, जैसे कि कंट्रोल पॉइंट्स हैं यहाँ पर अलग अलग और ये एक दूसरे के प्रोपोर्शनल जाएंगे इनके डेरिवेटिव्स। ठीक है, ज्योमेट्रिक कंटिन्यूटी टेंजेंट वेक्टर एट C3 यहाँ पर, ठीक है ना, C3 at point P1 has greater magnitude than the tangent vector of curve C1 at P1। ठीक है, वही चीज है, मैग्नीट्यूड ग्रेटर होगा लेकिन एक प्रोपोर्शनलिटी के साथ, ये चीज है। तो ये क्या है कि एनिमेशंस वगैरह में इस तरह की चीजें यूज होती हैं जहां पर आपको एक शार्प चेंज नजर आता है, वो चीज है। ठीक है ना, यहाँ का टेंजेंट और यहाँ का टेंजेंट ये प्रोपोर्शनल है, इक्वल नहीं है, ये कह रहा है प्रोपोर्शनल है, तो उस प्रोपोर्शनलिटी के कारण यहाँ पर देखो कर्व में डिफरेंसेस आ जाते हैं। तो ये जो कर्व है ये आपके मैथमेटिकली ड्रॉ हो रहे हैं आपके कंप्यूटर ग्राफिक्स को यूज करते हुए आपके ऑटोकैड सिस्टम में या फिर और कोई दूसरा सिस्टम है वहाँ पर डिज़ाइनिंग के अंदर। तो डिज़ाइनिंग ऑटोकैड भी हो सकती है, किसी मशीन टूल को भी डिज़ाइन कर सकते हैं, आपके कार को डिज़ाइन कर सकते हैं, कप को डिज़ाइन कर सकते हैं, या फिर किसी कार्टून एनिमेशन फिल्म में आपको अगर उसका पाथ सेट करना है, जिग जैग या फिर कोई शार्प चेंज हो रही है, जैसे कार्टून आया तेजी से और दूसरी डायरेक्शन में मूव करके शार्प चेंज हो रही है, तो वो सारा जो चेंजेस है वो बैक एंड पे एक पर्टिकुलर कर्व होगा और उस कर्व की कोई मैथमेटिकल इक्वेशन होगी और वो पर्टिकुलर चीज़ें स्प्लाइन कर्व्स कहलाती हैं। तो ये आपका आज स्प्लाइन कर्व का टॉपिक हो गया। इसमें कुछ बच रहा है, ये पैरामेट्रिक वो ये है, स्प्लाइन स्पेसिफिकेशन दी हुई है, ये मैट्रिक्स में अरेंज करना है, वो जो ऊपर अपन ने डिस्कस किया ना उसको मैट्रिक्स में अरेंज किया है। बस यहाँ से देखो इसको मैट्रिक फंक्शंस में अरेंज कर दिया, पैरामेट्रिक इक्वेशंस को, वो चीज़ें हैं यहाँ पर। ठीक है ना, फंक्शंस में अरेंज करना है और एक नीचे ये देखो उसको मैट्रिक्स में, उस पैरामेट्रिक इक्वेशन को मैट्रिक्स में अरेंज कर दिया यहाँ पर ये। ठीक है, ये कॉफिशिएंट्स हैं, मैट्रिक्स के अंदर अरेंज किया है बस, और बाकी ऐसे कोई वो नहीं है यहाँ पर। तो मैट्रिक्स को ज्योमेट्रिक कंटिन्यूटी एम स्प्लाइन और उसमें पुटअप कर दिया आपका। फिर लास्ट में उसको फंक्शंस के रूप में मैथ्स के अंदर और फर्दर डिफाइन किया, तो इस तरह से किया। क्योंकि ये समेशन इसलिए निकाला है इसका समेशन, क्योंकि एक साथ कई कर्व है ना कंट्रोल पॉइंट्स के साथ, तो इस तरह से पुटअप कर दी वो फर्दर मैट्रिक्स को शॉर्ट में लिख के मैथमेटिकली एक फंक्शन के रूप में एक्स यू समेशन ऑफ जी के, जैसे ज्योमेट्रिक और बी एफ के। उसमें क्या है, जी के इज द कंस्टेंट पैरामीटर्स such as control points coordinates and slope of the curve at the control points, वो उन चीज़ों को डिफाइन करेगा। एंड बी एफ के यू आर द पॉलिनोमियल ब्लेंडिंग फंक्शंस। ठीक है ना, पॉलिनोमियल को जो भी जैसे डिफाइन करते हैं ना एक फंक्शन के रूप में, तो वो चीज़ है तो सेट कर दिया एक शॉर्ट फॉर्म में मैथमेटिकली कि ये है जो अभी ऊपर डिस्कस किया उसी चीज़ को। इसमें आपका आज का ये ओवर है, और आप कुछ फर्दर क्वेरीज हो तो पूछ सकते हैं। और रिजल्ट क्या कल कंफ्यूजन दूर हुआ, मैंने पता नहीं किया, आया रिजल्ट नहीं आया? जस्ट एक आ गया, लेट्स गुड, आ गया, हो गए ना, पास हो गए ना सर, रिजल्ट ठीक आ गया ना? क्योंकि कोरोना काल में रिजल्ट हाँ बढ़िया रहा सबका। हाँ वही कोरोना काल में कॉपी लूज मार्किंग हुई है, और अभी फाइनल ईयर के एग्जाम चल रहे हैं, तो ये भी बाय डिफॉल्ट मान के चलो सारे आपके सीनियर्स बाय डिफॉल्ट अच्छे रिजल्ट के साथ ही पास होंगे।
इनका पेपर भी जैसे 2 घंटे का लिया जा रहा है, 3 का नहीं लिया जा रहा, तो कॉपी भी वो लीनियंट चेकिंग होगी। तो पॉसिबिलिटी है कोरोना काल में कुछ तो स्टूडेंट्स के लिए भला हो गया, क्लास अगर ऑफलाइन अगर रेगुलर नहीं लग पा रही। वैसे भी मेरे को पता है इंजीनियर्स कौन सा बहुत दौड़ दौड़ के पढ़ते हैं ऑफलाइन, कुछ इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स होते हैं जो करते हैं, बाकी तो ऑनलाइन भी कंसिडर हो जाता है। और बाकी थोड़ा सा, चलो कुछ नहीं वो डिस्कस करना है तो बेकार, इंजीनियर्स का ही भला हुआ है। हाँ सही है, दूसरे नहीं है ये, इनके भी एग्ज़ाम हो रहे हैं, बीएमए वालों के भी अब एग्ज़ाम हो रहे हैं अलग अलग जगह। तो ये भी प्रोबेबिलिटी है कि ये भी बाय डिफ़ॉल्ट पास होंगे इस बार। कोई थोड़ा सा भी लिख आया ना ठीक ठीक सा तो पास हो जाएगा। बाकी उनके लिए ज़्यादा बेटर हुआ, जैसा आईआईटीज वगैरह के लिए उनने तो एग्ज़ाम भी नहीं दिया और वैसे ही ओके कर दिया, उनको ऑनलाइन एग्ज़ाम में ओके कर दिया, ये चीज़ है। चलो बढ़िया है, ठीक है तो फिर क्लोज करते हैं, आप नेक्स्ट लेक्चर के लिए प्रिपेयर हो लें, नेक्स्ट वीक मिलते हैं अपन। एंड करता हूँ, कोई क्वेश्चन क्वेरी नहीं आ रही। ओके सभी को गुड डे।